हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन वर्ण। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? व्यंजन वर्ण। इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने यानी हिंदी जो वर्णमाला जो चल रहा था आपका, उसमें हम लोगों ने देखा था यानी स्वर के बारे में हम लोग देख लिए थे। जी हां दोस्तों, क्या देख लिए थे? स्वर के बारे में लगभग कंप्लीट वीडियो जो है आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। हिंदी व्याकरण में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था, सर आप हिंदी का 2 ही वीडियो उपलब्ध कराए हैं, कृपया करके हिंदी का जो सीरीज है उसको चलने दीजिए। तो हमने सोचा कि चलिए भाई, यही से आपका हिंदी का जो भी आपका व्याकरण है उसको लगातार हम आपके सामने उपलब्ध कराएं। और इसके बाद यानी जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, ये जो और आपका बायोलॉजी जो चल रहा है वो लगातार आपको उसके लिए उसका भी लगातार एक एक दिन पे आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। और साथ में हम लोग हिंदी का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसका डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में हम लोगों ने क्या यानी स्वर में हम लोगों ने क्या देखा था? स्वर में हम लोग देखा था कि उच्चारण जो था उसमें हम अनुनासिक, अनुनासिक, सानुस्वार, विसर्ग, युक्त ये लगभग देख चुके थे, ठीक है। आज हम देखेंगे यानी व्यंजन वर्ण के बारे में। और व्यंजन वर्ण जो है यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन कहते किसे हैं? वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, यही ना जी। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो? आपके स्वरों की सहायता से हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिन वर्णों का यानी उच्चारण किसी अन्य स्वरों की सहायता से होता है हम उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण बोल सकते हैं। तो इसका चलिए सबसे पहले एक परिभाषा यहाँ पे नोट कर ले रहा है कि भाई व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं? तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर यहां पर हम बोल रहे हैं क, क्या बोल रहे हैं जी? अगर हम यहां पे बोल रहे हैं क, तो ये क जो है ये पूर्ण रूपेण या बोल सकते हैं कि मूल व्यंजन है। तो ये मूल व्यंजन नहीं है। यहां पर हम देख सकते हैं क्या होगा आपका क हलंत प्लस अ, ठीक है। ये आप मिलकर यानी इसमें अ जुड़ता है तब आपका निर्माण होता है, यानी पूरा क बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो क हलंत अ तब आपका किसका निर्माण हुआ? क का निर्माण। तो जो आपका क एक व्यंजन है, क क्या है? एक व्यंजन है। तो ये मिलकर किससे बन रहा है? यानी स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण हो रहा है, यानी क प्लस अ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क में आपका देख सकते हैं कि ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे आपका हो जाएगा अर्ध स्वर। क्या बोल सकते हैं जी? यानी अर्ध व्यंजन। ये आपका क्या हो जाएगा? अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 2-4 और उदाहरण आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए या नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ख हो गया या ग हो गया या आपका च हो गया, ठीक है। ये सभी व्यंजन है, लेकिन सब में आप क्या कर दीजिए? हलंत लगा दीजिए, ठीक है। तो ख प्लस अ तब ये आपका पूर्ण रूपेण क्या होता है? यहां पर हम देखेंगे कि किसका निर्माण होता है? आपका पूरा ख बनेगा, ठीक है। ये आपका ग हो जाएगा और ये आपका च होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप यहां से स्पष्ट रूप से परिभाषा समझ सकते हैं कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क है, तो क क्या उच्चारण जो है क क क क क क अब जब बोल रहा है तो देखिए लास्ट में क्या अ आ रहा है, क अ। इसका मतलब क्या है कि ये जो क जो व्यंजन है ये किससे मिलकर बना है? यानी इसके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? अ की। यानी क के उच्चारण में सहायता किसकी लेनी पड़ रही है? हमको अ की सहायता लेनी पड़ रही है। तो ये क्या होंगे? ये आपके व्यंजन है। वैसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, ठीक है, या वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और स्वर के बारे में हम लोग ने क्या देखा था? स्वर के बारे में हम लोग ने वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, ठीक है, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए आपका अ हो गया। अब बताइए कि अ जो है अब बोलिए कितना हो? अ
अ बोल रहा है तो इसमें और कुछ आ रहा है और प्लस में कुछ नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्वतः ही क्या होता है, ये उच्चारित होता है। तो ये क्या है आपका, ये हो गया स्वर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि आपका व्यंजन का यानी प्रकार क्या होता है, यानी व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे आपका यानी व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी प्रमुखता कितने भागों में बांट सकते हैं जी, 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, बाकी अन्य भी होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुखता देखा जाए तो व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो प्रमुखता अगर हम देखें तो व्यंजन वर्ण को लगभग हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा हरस्व आपका अंतः अस्त व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन। क्या क्या हो जाएगा जी, अंतः अस्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन उसको बोल सकते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, ठीक है, आपका एक हो जाएगा क्या, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या हो जाएगा, अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन। और तीसरा हम देख सकते हैं आपका अंतः अस्त व्यंजन के बाद आपका आता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, ये हो गए आपके प्रमुख रूप से यानी व्यंजन के प्रकार। ये क्या हो गया जी, ये आपके प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं व्यंजन के प्रकार हो जाएंगे, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और आपका उष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार हो गए आपके प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। बाकी एक हम लोगों ने देखा था संयुक्त व्यंजन, तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रमुख रूप से इसके कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका जो स्पर्श व्यंजन है उसका परिभाषा क्या होगा, इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो वैसे व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन में क्या होगा, वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से होता हो। ठीक है, वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण किससे हो, यानी कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ, मूर्धा आदि के स्पर्श से होता हो, ये इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। यानी स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्पर्श व्यंजन को हम बोल सकते हैं स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, यानी जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, इसका परिभाषा हम यहाँ पर नोट करते चल रहे हैं कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा और क्या हो सकता है आपका ओष्ठ आदि के स्पर्श से, परस्पर स्पर्श से क्या होता है, इसका उच्चारण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग नोट कर रहे हैं यहां पे स्पर्श व्यंजन का। तो स्पर्श व्यंजन क्या बोलेंगे भाई, तो वैसे व्यंजन, वैसे व्यंजन लिख सकते हैं, वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण, वैसे व्यंजन क्या, जिनका उच्चारण आपका कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, ओठ, कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से, दांत आदि के स्पर्श से, वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से होता हो, स्पर्श से होता हो, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका स्पर्श व्यंजन। स्पष्ट बात है कि इसका जो उच्चारण है, वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण यानी कंठ, तालु, दांत, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दांत आदि के स्पर्श से होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये इसमें कोई दिक्कत, यानी उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब यहां पर देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है।
ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। चलिए इसको मिटा दे, परिभाषा एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि हम इसको मिटा दें, और एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, फिर अंतः अस्त व्यंजन, फिर आपका उस व्यंजन, यानी तीनों करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक आता है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद तल बिंदु वाले व्यंजन भी आते हैं, जिसके तल में क्या होता है, बिंदु होता है, जैसे ढ हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी सबके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। मिटा दिया जाए। चलिए, तो ये तो हो गया आपका व्यंजन क्या परिभाषा। वैसे व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण यानी किसकी सहायता से हो, स्वरों की सहायता से होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपका व्यंजन कहते हैं। और उसमें हम यह देखेंगे कि भाई व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो प्रमुखतः यानी 3 प्रकार है, वैसे 4 भी होता है, ठीक है। लेकिन संयुक्त व्यंजन जो है 2 व्यंजनों से मिलकर ही बने होते हैं, वो आपके मूल व्यंजन नहीं है, दो व्यंजनों से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर ही बने होते हैं, इसलिए यानी इसे व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, अपवाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आ जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हम लोग क्या देखा कि वैसे व्यंजन, ठीक है, वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण किसके द्वारा हो रहा था जी, तो वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के परस्पर यानी संपर्क से क्या होता है, इस प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये कितने प्रकार के हैं जी, अब इसके हम प्रकार नोट कर लेंगे कि भाई ये आपके कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, या कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या अगर देखी जाए तो इनकी कुल संख्या हो जाएगी आपका, यहां पे कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो 25 होता है। कितना होता है जी, 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब वो कौन कौन होते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन स्पर्श व्यंजन होंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग नोट करेंगे, और एक आपका यहाँ पे 5वां नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्पर्श व्यंजन है कौन कौन हो जाएंगे। एक हो जाएगा क वर्ग, एक हो जाएगा च वर्ग, क वर्ग च वर्ग, उसके बाद आता है ट वर्ग, एक हो जाएगा त वर्ग, ठीक है, त वर्ग के बाद प वर्ग। ये आपके हो गए क्या, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए ये वर्ग का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा यानी ध्यान देंगे। वर्ग का जो विभाजन हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है, आखिर इसका नाम क्यों पड़ा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। तो आप बताइए, यानी इसमें हम देखेंगे क, ठीक है, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, ये आपके होते हैं कुल 5। च वर्ग में देखेंगे च, छ, ज, झ, य। इसमें होगा आपका ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ और एक हो जाएगा अड़, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध और न। इसमें हो जाएगा प, फ, ब, भ, म। अब देखिए ये आखिर इसका नाम क वर्ग क्यों पड़ा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि क, ख, ग, घ, ङ, इसका पहला लेटर क्या है, पहला अक्षर क्या है, तो पहला आपका जो अक्षर है आपका क है, तो पहले अक्षर के ही नाम पर क्या कर दिया, इसको क वर्ण बोल दिया गया। इसका पहला लेटर च है तो इसको क्या बोला जाता है, च वर्ग। ये आपका ट है पहला, तो च आपका बोलेंगे ट वर्ग। इसका पहला लेटर क्या है, त, थ, द, ध, न में पहला लेटर आपका त है तो इसको त वर्ग बोला गया है। इसका पहला लेटर देखेंगे प है तो प वर्ग बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके 5-5 करके ये क्या है, आपके
क्रम है। तो ये आपको ये क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए इसका उच्चारण, अब जो हम लोगों ने बोला कि भाई यानी इसका उच्चारण जो होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि के सहयोग से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी ये स्पर्शी व्यंजन भी होते हैं। तो स्पर्श, अब इस्तेमाल ये पूरा क ख ग घ ङ है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसको बोल सकते हैं ना कि क ख ग घ आदि, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान कंठ के स्पर्श से होता है। इसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, ये लिख सकते हैं यहां पर कि इनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। इनका उच्चारण किसके स्पर्श से होता है जी, तो हम लिख सकते हैं कंठ के स्पर्श से होता है। कंठ के स्पर्श से होता है, कंठ के स्पर्श से होता है। ठीक है, यानी क वर्ग जो है इसमें क ख ग घ अंग, अभी सबका उच्चारण स्थान क्या है, यानी क है, कंठ है, तो कंठ है, इसका मतलब इस क्या हो जाएगा, यानी क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। अभी हम लोगों ने यानी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा में क्या देखा था, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ, मूर्धा आदि के संपर्क से यानी स्पर्श से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो इसमें हम जो देख रहे हैं इसकी कुल संख्या जो है वो आपकी 25 है, और इसमें क वर्ग है, क वर्ग में आपका क ख ग घ अंग आ जाएगा। च वर्ग होगा जो इसमें च छ ज झ य आ जाएगा। ट वर्ग होगा इसमें ट ठ ड ढ अ आ जाएगा। और त वर्ग में त थ द ध न आ जाएगा। और प वर्ग जो है इसमें प फ ब भ म आ जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, प फ ब भ म, ये आपके क्या हो गए। अब प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है इसी का नाम पे इस वर्ग का नाम रख दिया गया है। क ख ग अंग में पहला अक्षर क, तो क वर्ग इसमें पहला अक्षर च, तो च वर्ग इसमें पहला अक्षर ट, तो ट वर्ग इसमें पहला अक्षर त, तो त वर्ग इसमें पहला अक्षर प, तो प वर्ग। अब यहां से आपसे क्वेश्चन हो कि क वर्ग का उच्चारण स्थान, या निम्नलिखित में से पूछ दे कि ख का उच्चारण स्थान क्या होगा। अरे भाई, तो क ख ग अंग पूरा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठे ना है, ये ना है। ठीक है, तो कंठ है तो कंठे को मार देंगे ना आंख मुद के टीक। अब कह रहा है कि क ख ग घ अंग कोई भी हो तो पूरा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ होगा। बस समझ आया, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि च छ ज झ य, यानी अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा बाबू, तो यहां पर देखेंगे यानी इनका उच्चारण स्थान, फिर सबका उच्चारण स्थान हम लोग यहां पर नोट कर लेंगे कि क्या होगा। अब बताइए कि आपका जो च वर्ग है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये लिखेंगे इनका उच्चारण स्थान या उच्चारण किससे होता है, तो इनका उच्चारण लिख लेंगे कि भाई इनका उच्चारण जो होगा वो तालु से होगा। किससे होगा, तालु से होता है, या तालु के स्पर्श से होता है। अब देखिए तालु के स्पर्श से होता है उसे हम क्या कहेंगे, च वर्ग, यानी संपूर्ण बोल सकता है, संपूर्ण च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है क्या है आपका तालु है, यानी इसमें उच्चारण स्थान याद रखना है तालु। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है ट वर्ग, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा, यानी इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण आपका किससे होगा, तो हम देख सकते हैं कि आपका जो ट वर्ग का उच्चारण जो होगा वो किससे होगा जी, मूर्धा से होगा। किससे, मूर्धा के स्पर्श से होता है, मूर्धा के स्पर्श से होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर त वर्ग का देखा जाए तो त वर्ग का उच्चारण जो होगा वो आपका दांत से होगा, तो यहाँ पे इसका भी लिख लिया जाए कि त वर्ग का इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण आपका किसके द्वारा हो जाएगा, दांत के द्वारा होगा। दांत के स्पर्श से होता है।
ठीक है। अब उसी प्रकार आपका प वर्ग का उच्चारण जो हो जाएगा ये आपका किसके द्वारा होगा, तो लिखेंगे इनका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है, इनका उच्चारण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो ओष्ठ से होगा। ओष्ठ के स्पर्श से होता है, के स्पर्श से होता है। इसमें कोई दिक्कत, यानी सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम देख सकते हैं कि यह कुल मिलाकर संख्या जो है इनकी 25 है। अब इसमें देखिए 5, 10, 15, 20, 25, यानी सब में 5 है ना जी, 1, 2, 3, 4, 5, और कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 गो लाइन भी है यहाँ पर, यानी तो कवर्ग कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 है, प्रत्येक वर्ग में कितना है 5 है, और कुल ये वर्ग कितने हैं, तो 5 है, तो 5 कितना हो गया 25 हो गया। ये आपको याद रखना है। क वर्ग का उच्चारण स्थान, ये पूछे क वर्ग का पूरा क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा, और उसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। त थ द ध आप बोलिएगा तो भी समझ में आ जाएगा, त थ द ध सॉरी ट ठ ड ढ, और उसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दांत होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका ओष्ठ होगा। अब जैसे यहाँ पर बोलकर हम देख सकते हैं क, आप यहाँ पे गर्दन पकड़िए, बोलिए क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। आप क ख का बोल रहे हैं तो यहाँ पर गला के पास काफी ज्यादा घर्षण रहा है, बाकी कोई क ख ग घ ङ दांत ओष्ठ जीभ सब चुपचाप मुकुरिया कर देख रहा है कि ये भाई ये क्या हो रहा है, तो कंठवे ना सब कुछ कर रहा है, ये सब चुपचाप क्या है शांत है, अभी कुछ हिलडोल नहीं कर रहा है। देखिए बोलिए क ख ग घ क ख ग घ, तो ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कंठे का सब हाल चाल, ये सब यानी समाचार कौन ले रहा है, कंठी ले रहा है। अब देखिए च वर्ग जो है, अब च वर्ग यानी च छ ज झ य, अब इनका उच्चारण संतालु, आप बोलिए च छ च छ ज च छ ज। अब देखिए च बोलिएगा ना, तो च बोल रहे हैं तो आपका जो जबानवा है ये आके है इस पर सट रहा है, यानी तालुए पे ऊपर में जाकर सट रहा है। देखिए बोलकर देखिए, यानी च छ ज च छ ज झ, यानी तालु जो है यानी ये दांत तो है ना, ये वाला दांत, तो इसके ऊपर यहाँ पर यह जब का जो जबान है जाएगा क्या हो रहा है, टच कर रहा है, तो हो जाएगा च छ ज झ, यह आपका इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अब देखिए ट ठ ड ढ ड़ ट ठ ट ठ, अब तालु के ऊपर एक गड्ढा है, देखिएगा दांत जहां पे है उसके ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे दांत लगा हुआ है उसके ऊपर क्या है, तालु के ऊपर गड्ढा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है। जैसे दांत के ऊपर जाइएगा यहाँ पे तो दांत के ऊपर जो है आपका एक गड्ढा टाइप का दिखाई देगा, अब उसी को मूर्धा बोला जाता है। अब मूर्धा के पास जीभ जाकर मुड़ जा रहा है, देखिए ट ठ ड, जीभ जाकर मुड़ कर उसी में सट रहा है, ठीक है, ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ, तो जबान जो होगा आपका एक तो दांत पे नहीं तालु पर नहीं सट रहा है, ट ठ यानी तालु के ऊपर जो गड्ढवा है ना ऊपर उसी में जाकर टन टन जाकर मार रहा है, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, तो ये हो जाएगा ट ठ ड ढ। और तो ये आपका इसका यानी स्पर्श कहाँ से हो जाए, इसका उच्चारण जो है मूर्धा के स्पर्श से होता है। जीभ जब मूर्धा जाकर टच करेगा सटेगा तो अब क्या होगा, यानी ट वर्ग का उच्चारण होगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका त थ द ध न है तो इसका उच्चारण स्थान दांत है, दांत के स्पर्श से होता है, तो त थ द। अब देखिए त थ द त थ द त थ द, दोनों दांतों के बीच में जो हुआ के फंस रहा है, तो दोनों दांत के बीच में जीभ आ रहा है ना जी, आपको याद रखना है इसलिए हम इस तरह बता रहे हैं, यानी त थ द, तो त थ द मतलब दोनों दांतों के बीच में जीभ आ रहा है, तो इसमें किसका दांत की महत्वपूर्ण भूमिका है बाबू, यानी ठीक है, इनका उच्चारण स्थान दांत के स्पर्श से होता है, यानी जीभ जो है आकर दांत के बीच में दोनों त थ देखा त थ दोनों दांतों के बीच में जीभ आके लटक जा रहा है, तब इसका उच्चारण हो रहा है त वर्ग का, ठीक है। अब प फ ब भ म, अब देखिए अब इसमें कुछ कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, प फ ब प फ ब प फ ब, देखिए दोनों उठाकर सट रहा है, प फ ब सब लोग साइलेंट है, दांत भी साइलेंट है, ओष्ठ भी आपका जीभ भी साइलेंट है, कंठ का तो हमेशा हवा प्रदान करना ही है, तो वो आपका घर्षण होता ही रहेगा। तो अब देखिए डायरेक्ट हवा आ रहा है, आप ओठवा अप डाउन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए प फ प फ प फ देख रहे हैं ना, प फ ब भ म प फ ब भ म, तो याद रखिएगा इस सबका उच्चारण स्थान क्या होगा,
ओष्ट का उच्चारण स्थान हो जाएगा, सॉरी आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ट। इसमें कोई दिक्कत? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, उसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत, प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका होगा, यानी इसके किसके स्पर्श से ये उच्चारित होते हैं? तो हम बोल सकते हैं ओष्ठ के स्पर्श से क्या होता है, इनका उच्चारण होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला आपका स्पर्श व्यंजन में हम लोग क्या देख रहे थे? स्पर्श व्यंजन कुल संख्या कितनी है? 25 है, और इसे स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं। दूसरा जो भाग था, यानी दूसरा यानी आपके व्यंजन का जो शाखा थी वो क्या था जी? तो दूसरा शाखा आपका था स्पर्श व्यंजन के बाद था आपका अंतः अस्त व्यंजन। देखिए अंत अस्थिर बा, कहाँ? अंदर जाके अस्थिर बा, अंतः अस्त व्यंजन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? स्वर होगा, और ना तो व्यंजन है। इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है अंतः अस्त व्यंजन को, ठीक है। अंतः अस्त व्यंजन को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी बोला जाता है। उसमें सब कुछ नहीं, केवल आपके दो, आपके य और व को। तो अंतः अस्त व्यंजन। नेक्स्ट जो हमारा होगा क्या होगा? दूसरा लिखिएगा बाबू, अंतः अस्त व्यंजन। अब देखिए अंतः अस्त व्यंजन किसे कहा जाता है? तो य र ल व को हम क्या कहते हैं? अंतः अस्त व्यंजन, य र ल व। अब देखिए जो इसमें क्या है, चलिए लिख लीजिए, सब परिभाषा लिख लीजिए। य र ल व को, य र ल व को यानी अंतः अस्त व्यंजन कहा जाता है। अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। य र ल व क्या कहते हैं? अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अंतः अस्त व्यंजन क्यों कहेंगे? अंतः अस्त हम बोल रहे थे प तो दोनों उठवा के सट रहा था। हम बोल रहे थे च च च च छ ज बोल रहे थे ना, तो दांत दोनों दांत आके सट रहा था ना। हम बोल रहे थे क्या? हम बोल रहे थे अगर तो दोनों दांत के बीच में आके जीभ सट रहा था। लेकिन अगर हम इसमें बोलेंगे य र ल व, देखिए कोई भी किसी से जाकर स्पर्श प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। जीव जो हमारा है किसी से जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट यानी स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए इसको अंतः ये अंदरे रह जाता है, सिकुड़ कर। जीभू अंदरे रह जाएगा, दत्तवो अब जहां है वहीं पर अटक जाएगा, मूर्धवा है जहां वहीं पर अटक जाएगा। माने अंतः व्यंजन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये स्पर्श रूप से किसी भी यानी स्पष्ट रूप से किसी भी यानी स्थान से पूर्णतः टकराते नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि त थ द ध न, यहाँ तो स्पर्श हो रहा था ना। अब ये य र ल व जो है ये देखिए आप बोल कर देखिए य ना ओठे कहीं जाकर सट रहा है, ना जिभ्यू जाकर कहीं सट रहा है, ना दांतों में आपस में सट रहा है, नहीं ना सट रहा है जी। तो जब नहीं सट रहा है तो क्या होगा? जब नहीं सट रहा है तो इसीलिए इसको बोला जाता है अंतः, ये अंदर का है, ठीक है। ये अंदर रह जाएगा, जीभ जो होगा अंदर होगा, किसी से जाकर मिलेगा नहीं। बात याद रखना, अंतः अस्त व्यंजन। अब इसमें य और व जो है इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। कुछ व्याकरण इसको अर्ध स्वर भी मानते हैं, तो याद रखना है कि य र ल व को क्या कहते हैं? अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे कि य र ल व को क्या कहते हैं? अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी जी? तो इनकी कुल संख्या हम देख सकते हैं, इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 4। तो ये भी लिख लीजिए, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी जो संख्या है कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये देखेंगे कि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के यानी परस्पर सटने से होता है। जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ ये सब लिख सकते हैं यहाँ पर। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ आदि के परस्पर सटने से होता है। परस्पर सटने से होता है, मैंने सभी एक जगह आएंगे, पूर्ण रूप में नहीं सटेंगे, अभी याद रखना है। य य य
र र र, माने इसमें सबका योगदान होगा, लेकिन पूर्ण रूप में किसी से टच कोई नहीं करेगा, ये याद रखना है। यही आपका क्या होता है, अंतः अस्त व्यंजन, यानी इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ और यानी जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ, मूर्धा आदि के परस्पर सटने से होता है। ठीक है, ये क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। चलिए मिटा दीजिए इसको। अंतः अस्त व्यंजन संख्या कितनी होती है, तो अंतः अस्त व्यंजन संख्या हम देख सकते हैं, अंतः अस्त व्यंजन संख्या होती है आपका 4 होती है। ठीक है, यही याद रखना है। य, र, ल, व जो है आपके क्या है इसमें, यानी इनकी ये अंतः अस्त व्यंजन है और इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें य और व को क्या बनाता है, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। इनमें य और व को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। कुछ वैयाकरण द्वारा हम मान सकते हैं, कुछ वैयाकरण द्वारा यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ वैयाकरण द्वारा किनको किनको, य और व को, य एवं व को अर्ध स्वर भी माना जाता है। य और व को अर्ध स्वर भी माना जाता है, याद रखना है। बस आपका अंतः अस्त व्यंजन में इतना ही आपको देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतः अस्त व्यंजन। कोई दिक्कत? अंतः अस्त व्यंजन क्या है, तो य, र, ल और व को क्या कहते हैं, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। कारण क्या है भाई, इनकी संख्या तो 4 होती है, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ, मूर्धा आदि के परस्पर सटने से होता है। इनका उच्चारण जो होगा परस्पर, यानी सभी जगह सभी लोग एक जगह आ जाएंगे, लेकिन देखिए कोई भी किसी से परफेक्ट रूप से टच नहीं करेगा, परस्पर सटेंगे, माने आपस में आएंगे, नजदीक आएंगे सब लोग, तभी सबका चारों का उच्चारण होगा। ठीक है, लेकिन परस्पर प्रत्यक्ष रूप से सटेंगे नहीं। जैसे आप बोले, ये देखिए य, फिगर देखिए मुंह का, य, जीभ लटका हुआ है, अंदर लटका हुआ है, ओठो है बाहर निकला हुआ है, दांतों तरी से एकदम अपना पोजीशन में है, लेकिन कोई किसी टच नहीं कर रहा है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, बता दीजिए कि ये क्या होता है, यानी परस्पर, यानी क्या उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ और मूर्धा के आदि के परस्पर सटने से होता है। कुछ व्याकरण द्वारा य और व को अर्ध स्वर माना जाता है। इसमें य और व को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम नहीं कहते हैं डब्ल्यू और वाई, वाई और डब्ल्यू को सेमी वोवेल, उसी प्रकार इसमें हम देखते हैं य और व क्या है, अर्ध स्वर माना जाता है। चलिए नोट कर लिया आप लोग, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब अंतः अस्त व्यंजन के बाद आपका आता है उष्म व्यंजन। क्या आएगा जी, उष्म व्यंजन। अब उष्म व्यंजन क्या है, तीसरा ये ना था आपका उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। उष्म व्यंजन, अब देखिए उष्म व्यंजन, अब इसकी भी संख्या 4 होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तीनों स और ह, याद रखना है, तलाबे स, मूर्धन्ते स, धन्ते स और ह। ठीक है, यानी तीनों स और ह को हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसका जो उच्चारण हम पहले नोट कर लीजिए, तलाबे स, मूर्धन्ते स, दंते स और ह, और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं, को उष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए तलाबे स, मूर्धन्ते स और धन्ते स क्या कहते हैं, हम उष्म व्यंजन कहते हैं। अब इनका जो उच्चारण होता है घर्षण, यानी जो आपका कंठ है, यानी आपस में घर्षण द्वारा उत्पन्न उष्मा से क्या होता है, इनका उच्चारण होता है। जैसे देखिएगा, यानी जब हम बोल रहे हैं तो यानी परस्पर, जैसे हम बोल रहे हैं तलाबे स, मूर्धन्ते स, मूर्धन्ते स, तो ये उच्चारण स्थान जो भी है हमारे, उनके घर्षण से जो उष्मा उत्पन्न होता है, तो घर्षण से उत्मा, तो घर्षण द्वारा क्या होगा,
वायु जो होगा वो गर्म उष्मा होगा, और गर्म उष्मा यानी घर्षण के कारण क्या होता है, उष्मा गर्म होती है, और उससे इस क्या होता है, इनका उच्चारण होता है। तो तालाबे स मूर्धन्य स धन्य स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं, और इनके उच्चारण में भी हम देखेंगे कि तालाबे स मूर्धन्य स धन्य स और ह, ये चारों क्या आपका उष्म व्यंजन है। इनकी संख्या लिख लेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। याद रखना है कि तालाबे स मूर्धन्य धन्य स और ह को क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं, और इनकी भी संख्या 4 होती है। कितनी होती है जी, तो इनकी संख्या 4 होती है। मिला दे जाए इसको, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि उष्म व्यंजन है कौन, तो तालाबे स मूर्धन्य स धन्य स और ह को क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें हकार की ध्वनि निकलेगी, यानी अधिक वायु की आवश्यकता होगी इसके उच्चारण में। ठीक है, ये देख लेना है। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं उष्म व्यंजन के बाद एक आपका टॉपिक आता है इसमें संयुक्त व्यंजन, जो हम लोग नेक्स्ट पहले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा किए थे। यानी वर्णों की कुल संख्या जब बताए थे तो उस समय इसको हम बताए थे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो उसमें हम इसकी भी चर्चा किए थे। ठीक है, अब एक लास्ट रह जाए संयुक्त व्यंजन, जो इसका मुख्य भाग तो नहीं है, लेकिन हम इसको भी पढ़ ले रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन आखिर है क्या। संयुक्त व्यंजन, अब देखिए संयुक्त व्यंजन में संयुक्त माने जोड़, संधि यानी जो दो व्यंजनों के मिलने से क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वैसे वर्ण जिनकी उत्पत्ति दो व्यंजनों से हुई है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। यानी वैसे वर्ण जिनकी उत्पत्ति दो व्यंजनों के मिलने पर होती है। जैसे ये कछ हो गया, तो आपका कछ हो गया, तो कछ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया। आपका कछ है तो बताइए कि क, और आप देख लीजिए यहाँ पर, चाहे परिभाषा पर लिख लीजिए कछ त्र ज्ञ एवं स्र को, कछ त्र ज्ञ एवं स्र को कछ त्र ज्ञ एवं स्र को, कछ त्र ज्ञ एवं स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कछ त्र ज्ञ एवं स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे मान लीजिए कछ है आपका, यहाँ पर है क्या है, कछ है, आपका कछ है, तो कछ का निर्माण किस प्रकार हुआ है पहले ये देख लीजिए। तो अब देखिए हम देखेंगे इसमें कि कछ का निर्माण होता है क हलंत मूर्धन्य स, यानी क हलंत आपका मूर्धन्य स होगा, तब जाकर क्या होंगे, आपका कछ का क्या होगा, निर्माण होगा क हलंत मूर्धन्य स। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है, आपका पूरा कछ बन रहा है। तो एक आपका हो गया क और एक हो गया आपका मूर्धन्य स, दोनों क्या है, व्यंजन है, दोनों क्या है, व्यंजन है। क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है आपका क्या, कछ। उसी प्रकार यहां पर हम त्र को देखेंगे, त्र को देखेंगे तो इसमें हो जाएगा त और र, तो त और र से मिलकर आपका बन रहा है क्या, त हलंत, यहां पर डालिएगा त और र से मिल रहा है आपका त्र। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं किसको, ज्ञ को या स्र को पहले ले लीजिए, स्र को, तो स्र को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका तलाबे स और र, तब आपका किसका निर्माण हो रहा है, स्र का। उसके बाद आपका ज्ञ हो जाएगा। तो अगर ज्ञ को हम लोग देखते हैं तो ज हलंत यह हो जाएगा, ज हलंत यह, यानी इससे मिलकर बना होता है आपका क्या, यहां पर देख लीजिए कछ का निर्माण दो व्यंजनों से हुआ है, क और मूर्धन्य स,
यहाँ पर त्र का निर्माण भी दो व्यंजनों से हुआ है, त और र। यहाँ पर स्र का निर्माण भी दो व्यंजनों से हुआ है, स तालाबे स और र, तो होता है स्र। और उसके बाद यहाँ पर ज्ञ का निर्माण भी होता है, आपका देख सकते हैं, यानी इसका भी उच्चारण या इसका भी निर्माण कितने वर्णों से हुआ है, दो व्यंजनों से हुआ है। तो व्यंजन क्या है आपका, ज्ञ और स्र है। तो हम देख सकते हैं ज्ञ और क्या है जी, स्र है, ज्ञ और य है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, ज्ञ, सॉरी ज और, ठीक ही था, ज और य, तो ज और य से क्या हो गया आपका, ज्ञ हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, क छ त्र ज्ञ स्र। अब आपको ये भी याद रखना है कि क छ का निर्माण किन किन व्यंजनों से हुआ है, तो क और मूर्धन्य स, ठीक है, त्र का निर्माण तो त और र, उसके बाद स्र का स र, ज्ञ का ज य। तो इसमें तो दो आपका त्र त र स्पष्ट आ जा रहा है, स्र स र आ जा रहा है, लेकिन दो में कंफ्यूजन होता है। आपको देखना है क छ तो क और मूर्धन्य स, क हलंत मूर्धन्य स, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका निर्माण जो हुआ है आपका क्या, क हलंत और मूर्धन्य स से क छ बना हुआ है, और ज हलंत य से क्या होगा आपका, ज्ञ होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। य लिख दिए हैं क्या जी, अच्छा जो य होता है, य वाला य होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसमें व्यंजन का ये आपका एक भाग था। इसमें हम देखिए कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो तल बिंदु वाले होते हैं, जैसे हम द्विगुण व्यंजन भी पढ़े थे, द्विगुण व्यंजन पढ़े थे जी। देखिएगा जो भाई मतलब इसके पूर्व वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके वो पहला और दूसरा जो है इसका पार्ट देख ले, ताकि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। यानी भाग 1 और भाग 2 जो है वर्णमाला का, उसको आप देख लीजिए। उसमें हम स्वर के बारे में बताए थे और स्पष्ट रूप से सबकी चर्चा किए थे, यानी पहला ही आपका वीडियो में। ठीक है, तो उसको एक बार देखिएगा तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यानी तल बिंदु वाले व्यंजन, जिसको हम द्विगुण भी कहते हैं। तो तल बिंदु वाले व्यंजन भी अलग अलग है, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। तल बिंदु वाले व्यंजन, तल बिंदु वाले व्यंजन। अब देखिए तल बिंदु वाले व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे। तो तल बिंदु वाले व्यंजन अगर देखा जाए तो आपका, तो हम लोग हिंदी में कितना होता है, सब में अलग अलग है। तो हिंदी में हम देखेंगे कि हिंदी में कितना होता है जी, एक अगर देखा जाए हिंदी में आपका क्या क्या हो जाएगा, हिंदी में आपका हो जाएगा ढ और र, ये ढ और र, यही ना होता है जी। हम लोग ढोलक कहीं कहीं देखते हैं, ठीक है, ढोलक लिखते हैं, कहीं कहीं हम क्या लिखते हैं जी, आपका ढोलक हो गया या पटना हो गया। ठीक है, तो उसमें हम इसका उपयोग देखते हैं। लेकिन यानी ढ जो होंगे, यानी तल बिंदु का प्रयोग कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, इसके बारे में आप स्पष्ट रूप से जान जाइए। यानी जितने भी तल बिंदु, यानी हिंदी में जो तल बिंदु का प्रयोग होता है, ये अधिकतर यानी बीच में ही किसी, यानी शब्दों के बीच में अधिकतर प्रयोग होगा। अगर शब्द के पहले यानी ढ का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें बिंदु नहीं है, बिंदु रहित है। अगर शब्दों के बीच में इसका प्रयोग हो रहा है तो वो आपका बिंदु सहित होगा। ये आप दो अंतर को स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। ठीक है, यानी शब्दों के बीच में अगर ढ का प्रयोग हो रहा है या र का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर बिंदु होगा। र का तो छोड़ दिए, ढ का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर शब्दों के बीच में इसका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, अधिकतर इसमें भी ये आप देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ढोलक हो गया, ठीक है, आपका हम यहाँ पर देख सकते हैं ढोलक। तो ढोलक हम किस पर लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे। इसमें क्या होगा, ढ के यानी यहाँ पर बिंदु रहित होगा ढोलक। ठीक है, लेकिन यहीं पे लिख रहा है कि पढ़ना, क्या लिख दिया जाए, पढ़ना। तो पढ़ना लिखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई या पढ़ना। लिखना में हम लिखने में तो नहीं आता है, पढ़ना में हो गया, तो इसमें आपका तल बिंदु आ जाएगा। इसी तरह अनेकों हम सब देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, उसमें हम देख सकते हैं आपका बाढ़ हो गया, कड़ी हो गया, हथकड़ी हो गया, ये लास्ट में आएंगे, बाढ़ हो गया। ठीक है, बाढ़। तो याद रखना है क्या क्या, कि बीच में और अंत में यहाँ पे। ठीक है, बीच में और अंत में अगर ये आते हैं तो आपका बिंदु सहित होंगे, और प्रारंभ में अगर ये आते हैं तो वहां पर बिंदु रहित होंगे। ठीक है, उस समय उसके साथ बिंदु नहीं लगा रहता है।
और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आरबी में भी क होता है, क होगा, ख होगा, ग होगा, ज होगा, फ होगा। तो ये विशेष प्रकार की ध्वनि के लिए आरबी में भी देखिएगा। हम आरबी में क्या देखते हैं आपका, अरबी में देखते हैं, उर्दू में, उर्दू और अंग्रेजी में देख सकते हैं आपका उर्दू में क्या होगा, उर्दू में आपका क, ख, ग, ज, फ, ये सब के बीच क्या होता है, यानी अगर ये समझिए कि क, ख, ग, ज और फ जो है इसके नीचे अगर बिंदु है तो वो शब्द स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं। और अंग्रेजी में भी अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर तल बिंदु लगता है। जैसे मान लीजिए ज हो गया, ठीक है, फ हो गया, इसमें भी आपके दो शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, तल बिंदु लगा रहता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, देख लेना है। बाकी ये आज की कहानी जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पर समाप्त होती है। तो हम लोग ने क्या देखा, हमने देखा कि तल बिंदु वाले व्यंजन, तो तल बिंदु वाले व्यंजन हिंदी में कितने हैं जी, तो आपको याद रखना है कि हिंदी में आपके कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, उर्दू में कितने हैं, तो उर्दू में 1 2 3 4 5 है। उर्दू में कितनी संख्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी 5। और अंग्रेजी में कितने, तो अंग्रेजी में आपको 2 याद रखना है कि ये आपका ज और फ के नीचे क्या होते हैं, ये यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 2। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे इसमें अब देखिए ये ढ और र जो है इसमें कब यानी र ढ रहेगा और कब र रहेगा, आपको ये हमेशा देख लेना है कि या तो बीच में हो या तो अंत में हो, तो वहां पे बिंदु सहित होगा। ठीक है, ये इसका प्रयोग। और अगर क्या हो कि ये अगर क्या हो प्रारंभ में आता है तो ये आपका क्या होता है, बिंदु रहित हो जाता है। बाकी समय क्या होगा, बीच में और लास्ट में बिंदु सहित होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई, तो पढ़ाई में हम लोग हलन डालते हैं ना जी, बाढ़। अब देखिए बाढ़ यहाँ पे बोल रहा है, तो बाढ़ में क्या हो रहा है, यहाँ पर आषाढ़ बोल रहा है, आषाढ़ में भी क्या हो रहा है, बिंदु हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में होगा और बीच में होगा, तब क्या होगा, यहां पर हम देख सकते हैं कि बिंदु सहित होगा। अगर बीच में होगा, बीच में लिए कोई शब्द बोलिए, कोई बीच में प्रारंभ में हो, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ढोलक। तो ढोलक हम लोगों ने देखा था, तो ढोलक में यहाँ पे बिंदु नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और कोई आपको शब्द दिखाई दे रहा है तो बोलिए जिसमें क्या हो, यानी बिंदु रहित हो। जैसे हम देख सकते हैं ढाल भी हो जाएगा जी, ढाल, ये तो ढोलक हो गया, ढाल। तो ढाल में भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ढाल में भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, आपका बिंदु यहाँ पर ये आप बिंदु रहित होगा, ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या होगा, बिंदु रहित होगा, ढाल हो जाएगा। और कुछ भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे ऐसे है जो क्या है, बिंदु रहित वाले शब्द है। ढांचा हो गया, ढोंग हो गया, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ढांचा हो गया आपका। ढांचा में भी देख सकते हैं कि ढांचा में ये नहीं रहेगा। ठीक है, ढोंग हो गया, ढोंग, तो ढोंग में हम लोग डायरेक्ट इस लिख देते हैं ढोंग, तो ये गलत है, यहाँ पे बिंदु नहीं रहेगा। यानी प्रारंभ में जब आता है तो बिंदु नहीं रहेगा, बीच में या बाद में आता है तो बिंदु रहेगा। बस ये आपको याद रखना है। ये तो उर्दू के क्या यानी विशेष से उच्चारण के लिए क्या किया जाता है, यानी यहाँ पे अरबी और फारसी जो शब्द होते हैं, अरबी फारसी उर्दू, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, क ख ग ज फ, ये जो है इनके नीचे बिंदु, यानी जो भी शब्द रहेंगे अरबी फारसी के या उर्दू के, तो यहाँ पर क्या रहता है आपका, ये बिंदु रहता है, याद रखना है। अंग्रेजी के रहेंगे तो अंग्रेजी में ज फ, ये भी विशेष ध्वनि के लिए क्या कहता है, ज और फ का। वीडियो कभी पसंद नहीं होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो जितना हो सके उतना आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।